तो आज का जो टॉपिक है वो सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले आपने सीखा कि सीखना क्या है, यानी अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ, परिभाषा, अधिगम को प्रभावित अधिगम की विशेषताएं और थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। सीखने की प्रभावशाली विधि। जो सीखना है हम किन किन विधियों के द्वारा सीख सकते हैं, या प्रभावशाली कौन कौन है? प्रभावशाली विधि। तो ऐसे हम कह सकते हैं सीखना क्या है कि प्रत्येक दिन एक नवीन अनुभव प्राप्त होता है। इन नवीन अनुभवों से जो हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं उसे ही हम सीखना कहते हैं। फिर आपने देखा स्किनर के अनुसार, क्रो के अनुसार, गेट्स के अनुसार परिभाषाएं। उसके बाद आपने देखा कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 2 नियम बताए हैं, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। मुख्य नियम के अनुसार 3 प्रकार के, कौन कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। गौड़ नियम कितने बताए? 5 बताए हैं। बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मसातीकरण का नियम, संबंध परिवर्तन का नियम। और इस प्रकार आगे हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि सीखने की प्रभावशाली कौन कौन सी विधियां हैं। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें विस्तार से कम पूछा जाता है लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि किसी 2 विधि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो विधियां हैं, आइए देखते हैं। ऐसे एक लाइन लिख सकते हैं कि निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, करके सीखना, करके सीखना। नंबर 2, करके सीखना, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। परीक्षण विधि, परीक्षण विधि। फिर आप लिख सकते हैं सामूहिक विधि, सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में आपकी आ जाती है वर्कशॉप विधि। कौन कौन सी आ जाती हैं? वर्कशॉप, वर्कशॉप विधि। सभा एवं सम्मेलन, सभा एवं सम्मेलन। वर्कशॉप विधि, सभा एवं सम्मेलन। विचार गोष्ठी, विचार गोष्ठी। आदि ये सामूहिक विधियां हैं। सामूहिक विधियों में हम खेल विधि को लेते हैं, या लास्ट में हम कैसे ऐसे भी रख सकते हैं कि खेल विधि। क्या? खेल विधि, खेल विधि। ऐसे भी होता है कि कुछ जैसे खेल विधि को हम सामूहिक विधि में भी ले सकते हैं, और अलग से भी कह सकते हैं कि जो खेल विधि है इसके द्वारा भी बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं देखते हैं हम। फिर आप कह सकते हैं आगे कि मिश्रित विधि द्वारा। कौन सी विधि? छठी है आपकी मिश्रित विधि द्वारा, मिश्रित विधि द्वारा, मिश्रित विधि द्वारा। तो कौन कौन सी हुआ? करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में आपका आ जाता है वर्कशॉप विधि, सभा सम्मेलन, विचार गोष्ठी। कौन सा? विचार गोष्ठी। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सामूहिक विधि की किन्हीं 2 विधियों को बताइए, तो वर्कशॉप विधि होगी, सभा एवं सम्मेलन, विचार गोष्ठी। अलग से भी आप खेल विधि लिख सकते हैं, समूह में भी शामिल कर सकते हैं इनको, लेकिन अलग से स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं कि खेल विधि द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। फिर मिश्रित विधि, मिश्रित विधि क्या है? इस मिश्रित विधि 2 विधि है। मिश्रित विधि को भी 2 भागों में बांटा गया, एक आंशिक विधि, दूसरा पूर्ण विधि। एक आंशिक, आंशिक विधि और दूसरा
पूर्ण विधि, दूसरा पूर्ण विधि, आंशिक विधि एवं पूर्ण विधि। आंशिक विधि, मिश्रित विधि द्वारा मीन्स आंशिक विधि और पूर्ण विधि। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक विधियों को समझने का प्रयास करते हैं कि जो सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं, कह सकते हैं कि जो सीखने की प्रभावशाली विधियां वो निम्नलिखित प्रकार की है। नंबर 1, करके सीखना, यानी कहने का मतलब है कि बालक को क्या किया जाए, किसी कार्य को करने के लिए तैयार कर दिया जाए। जैसा कि नियम में बताया था थॉर्नडाइक ने कि सबसे तैयारी क्या, सबसे पहले बालक को किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार कर देना चाहिए। किसी वैज्ञानिक ने कहा कि किसी कार्य के लिए तैयार होना ही कार्य को संपन्न करने की आधी विजय है, या युद्ध को लड़ने की युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि हम तैयार हो जाते हैं तो समझो आधी विजय हो चुकी है। तो उसी प्रकार तो करके सीखना क्या है कि बालक को तैयार कर दिया जाए, वह किसी कार्य को क्या करे, स्वयं करे, और जब करेगा तो उससे गलतियां होंगी और क्या होगा, पुनः वह कार्य करने की कोशिश करेगा, यानी भूल करेगा, बार बार भूल करते हुए किसी एक बार कार्य को संपन्न कर देगा, और जिस रास्ते को अपनाकर वह कार्य को संपन्न किया है उसी रास्ते का चुनाव हमेशा के लिए कर लेगा। तो इसलिए जरूरी है कि बालक को करने के लिए तैयार कर दिया जाए और बालक स्वयं करके सीखे, यानी उसे रटाया ना जाए, उसे बार बार सिखाने की कोशिश न की जाए, बल्कि बालक को सीखने के लिए तैयार कर दिया जाए इस विधि के अनुसार। और फिर निरीक्षण विधि, निरीक्षण ध्यानपूर्वक देखना, यानी होता नहीं है कि अटेंशन मीन्स ध्यान को किसी चीज पर केंद्रित करना। बालक क्या करता है, कभी कभी इस विधि द्वारा भी सीखता है। निरीक्षण यानी अवलोकन करना, यानी किसी कार्य को कभी कभी बालक क्या करता है कि बताने पर नहीं सीखता, लेकिन स्वयं देखता है और ध्यान पूर्वक देखने के बाद निरीक्षण करता है, मीन्स उसे जांचने की कोशिश करता है। और जब वो देखता है कि इसी प्रकार होता है, निरीक्षण विधि के द्वारा भी बालक सीख लेता है। फिर परीक्षण करना, यानी जब निरीक्षण किया, अवलोकन, देखो अवलोकन किया, निरीक्षण किया, मान लो कि ये कमरे में बंद कर दिया गया बच्चे को और दरवाजा बाहर से बंद कर लिया गया, लेकिन क्या हुआ, उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की है जो कि किसी समस्या में फंसने की वजह से या फिर किसी कारणवश उससे बाहर जाया जा सकता है। बालक को पता नहीं है, लेकिन देखने के लिए कि ये क्या कर सकता है, वह थोड़ी देर तो शांत रहेगा, उसके बाद रूम में कमरे में घूमने का प्रयास करेगा, घूम के अवलोकन करेगा और जो देखेगा कि हाँ ये खिड़की से हम बाहर जा सकते हैं, तो क्या है, वह उस रास्ते से बाहर जा सकता है। जब एक बार चला गया तो उसके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, वह बार बार उस रास्ते से बाहर जा सकता है। यानी निरीक्षण, किसी कार्य को ध्यानपूर्वक देखकर भी बालक सीख सकता है। फिर परीक्षण, यानी कभी कभी होता है कि बालक किसी कार्य को करते हुए देखता है और देखकर वह सीख लेता है, लेकिन वो तो अभी देखा है, प्रैक्टिकल नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है। तो बालक क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए कोशिश करता है और कोशिश भी प्रयोग करता है, प्रयोग करके वह सीख जाता है। और उस प्रयोग के दौरान गलतियां भी होती हैं बार बार, तो कभी कभी होता है ना, छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चे को डांट दिया जाता है, तो डांटा ना जाए, क्योंकि जब तक वो निरीक्षण नहीं करेंगे, परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक वो सीख नहीं सकते। उसके बाद देखो, निरीक्षण आपने देखा, अवलोकन करना, अवलोकन करने के बाद परीक्षण, उसकी जांच करना, मीन्स ये सही है या नहीं है, प्रैक्टिकल करना। फिर सामूहिक विधि, अब सामूहिक जैसे वर्कशॉप विधि, यानी सामूहिक रूप से कोई कार्य करने के लिए उन्हें दे दिया जाए, जैसे विद्यालय कैंपस की सफाई हो गई या अन्य कोई कार्य हो गया सामूहिक रूप से करने के लिए, तो बालक क्या करता है, एक बालक करने में तेज है, दूसरा बालक कार्य को जानता ही नहीं है, लेकिन जब समूह में कार्य करता है तो एक दूसरे के माध्यम से बालक सीख लेता है कि कार्य को कैसे संपन्न करें, और उस कार्य को सीख ही नहीं लेता, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सीख लेता है। सभा एवं सम्मेलन के माध्यम से, इसीलिए छोटी छोटी सभाएं कराया जाए, उनसे वार्तालाप कराया जाए, बच्चों को सामूहिक रूप से बैठाया जाए, इसके माध्यम से बालक सीख सकता है। विचार गोष्ठी, यानी कभी कभी
मैंने कहा ना अभी कि वार्तालाप कराया जाए बच्चों पर, कोई टॉपिक दे दिया जाए और बच्चे क्या करें, आपस में उस पर बहस करें, वार्तालाप करें, तो इससे भी क्या होता है, वो बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि सारे बच्चों को जरूरी नहीं कि सब बातें याद रहें, कुछ 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 एक बच्चे को आ रहा है तो कुछ दूसरे बच्चे को आ रहा है। इस तरह क्या होगा, जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो सबकी बातें वो सीखेंगे। और उसके बाद खेल विधि के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे अनुशासन हो गया। स्वानुशासन मीन्स हमें बताना नहीं पड़ता, जैसे कुछ नियम होते हैं, नियम का पालन करना, वो क्या है, स्वयं खेल के माध्यम से स्वानुशासित रहते हैं और नियम को सीखते हैं। सामूहिक भावना उनके अंदर आती है और ईमानदारी आती है, और वो ईमानदारी से कार्य करते हुए बहुत ही आसान तरीके से सीख जाते हैं। मिश्रित विधि में दो विधियां हैं, आपने देखा, पहला आंशिक विधि और दूसरा पूर्ण विधि। आंशिक विधि क्या है, आंशिक विधि कभी कभी होता है कि हम किसी बालक को बताने चल रहे हैं या सिखा रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पहले तो समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे कार्य पूर्ण होता जाता है वह बालक सीख नहीं पाता और लास्ट में परिणाम क्या निकल के आता है कि वो जहाँ था वहीं रह गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब बालक सीखने में असमर्थ है तो उस विधि को छोटे छोटे अंशों में बांट देना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा करके सिखाना चाहिए। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप ऐसे सिखाते जाएंगे, यानी आंशिक रूप से। पहले एक बार सिखाएंगे, फिर दूसरी, जैसे हमने सिखाया कि एक पैराग्राफ पढ़ाया, फिर आगे के दूसरे दिन 2 पैराग्राफ पढ़ा दिया, तीसरे दिन 3 पैराग्राफ पढ़ाया, मीन्स इस तरह चौथे दिन 4, और फिर लास्ट में क्या देख रहे हैं कि हम एक साथ पूरी बुक पढ़ा रहे हैं, बच्चे को तैयार है। तो इस प्रकार आंशिक और पूर्ण विधि, इस प्रकार आपके सीखने की प्रभावशाली विधियां हुई। आप रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एक दो विधि पूछी जाती है कि सीखने की प्रभावशाली विधियों को लिखिए। तो करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी 2 सामूहिक विधियों के नाम लिखिए, तो वर्कशॉप विधि, सभा एवं सम्मेलन विधि, विचार गोष्ठी, खेल विधि। मिश्रित विधि में आंशिक विधि और पूर्ण विधि। तो ये आपका रहा सीखने की प्रभावशाली विधियां। आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोग ने पढ़ लिया होगा, उम्मीद है कि इसे उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए अगला टॉपिक आपका है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। आइए हम लोग देखते हैं किस कौन कौन से कारक हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि आपने पढ़ा अभी कि सीखने की प्रभावशाली विधियां, आप भूलेंगे नहीं, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा, परीक्षण, निरीक्षण मीन्स होता है अवलोकन करना, जब हम अवलोकन मीन्स ध्यानपूर्वक किसी कार्य को देखना, उसका अनुकरण करना, और जब हम अवलोकन कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं, यानी प्रैक्टिकल, जिसको परीक्षण कहते हैं, जांचना। तो परीक्षण, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि। उसके बाद सामूहिक विधि, सामूहिक विधि में वर्कशॉप विधि, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, विचार सभाएं, मीन्स ये क्या है आपकी सामूहिक विधि। उसके बाद खेल विधि, खेल विधि सामूहिक में भी आ सकती है, स्वतंत्र रूप से भी रख सकते हैं। उसके बाद आपका है कौन सी विधि है कि आंशिक एवं पूर्ण विधि, ऐसे भी कह सकते हैं कि आंशिक और पूर्ण विधि। तो आइए सीखने को प्रभावित करने वाले कारक उसी प्रकार हैं, साथ में आपको बताएंगे कि सिर्फ यही पूछा जाता है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। आपको हम डीएलएड की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं और टेट, सुपर टेट सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछा जाता है, बहुत विस्तार से नहीं जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सीखने के प्रभावित करने वाले जो कारक है वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चलिए नंबर 1 पे चलते हैं हम। नंबर 1 है शारीरिक कारक। शारीरिक शारीरिक कारक। नंबर 2, मानसिक कारक। शारीरिक कारक, मानसिक कारक। नंबर 3,
देखिए शारीरिक कारक हो गया, मानसिक कारक हो गया, वातावरण 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 हो गया, फिर परिपक्वता, लिंग लिंग भी आपका आता है जिसको सेक्स कहते हैं, लिंग, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, वातावरण, परिपक्वता, लिंग, ये सब क्या है, ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है। आइए देखते हैं। जैसे शारीरिक कारक में आपका जैसे थकान हो गया, थकान थकान हो गया, और थकान या स्वास्थ्य कह सकते हैं। शारीरिक कारक में थकान हो गया, और शरीर की बनावट शरीर की बनावट हो गई, या शारीरिक विकलांगता, ये सब क्या करते हैं, शारीरिक विकास यानी प्रभावित करती है। यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो किसी कार्य को क्या करता है, बड़ी आसानी तरीके से सीख लेता है। लेकिन यह स्वस्थ नहीं है तो उसके सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार मानसिक कारक है, मानसिक कारक भी क्या करता है, बालक को सीखने में सहयोग प्रदान करता है। यदि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो किसी कार्य को बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से सीख लेता है। यदि वो क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बीमार चल रहा है, काफ़ी दिनों से लंबी बीमारी है, या फिर पहले से ही कुछ मानसिक विकलांगता है, तो ऐसे बालक को सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। फिर वातावरण में आपका हो गया, देखिए पास पड़ोस, वैसे ही मानसिक कारक है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या हो गया, स्वास्थ्य स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य, और इस वातावरण में हो गया जैसे पास पड़ोस, परिवार, समाज, रीति रिवाज, यहाँ नहीं आ रहा है, इधर लिख दे रहे हैं, रीति रिवाज जो होती है, परंपराएं जिसको कहते हैं, परंपराएं ये सब क्या करती हैं, आर्थिक स्थिति भी आ जाती है आपकी, आर्थिक इसको छोड़िए, इसको यहाँ लिख देते हैं। अगला कारक है आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी क्या करती है, सीखने के कारक है। तो पास पड़ोस, परिवार, समाज, विद्यालय, ये सब क्या है, वातावरण, यानी ये वातावरण बालक के सीखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे पास पड़ोस यदि अच्छा है तो बालक क्या करेंगे, उनसे अच्छी आदतों को सीखेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है बहुत जल्दी सीखता है। और फिर परिवार के लोग सदस्य अच्छे हैं तो बालक उनसे सीखता है। फिर समाज में निकलता है, फिर विद्यालय यदि अच्छा, विद्यालय का परिवेश जैसा रहेगा वैसे बालक पर, क्योंकि बच्चा क्या करता है, अधिकतर समय अपना विद्यालय में काटता है। परिवार के बाद जो ज़्यादा समय व्यतीत करता है वो विद्यालय का परिवेश अच्छा है तो वह अच्छे से सीख सकता है। यदि अच्छा नहीं है, कभी कभी होता है ना कि बच्चा सीखना चाहता है लेकिन विद्यालय में ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसा वातावरण है जो उसके सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी बार बार बच्चे को डांट रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तब भी बच्चा सीख नहीं पाता। रीति रिवाज एवं परंपराएं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चियों का घर से निकलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि रीति रिवाज है हमारे यहाँ की, कहते हैं लोग ना समाज में कि हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है कि बहुएं या बच्चियां बाहर निकले, समाज में जाकर कुछ सीखें या करें। तो ये सब भी क्या होती हैं, वातावरण के अंतर्गत आता है। ये सब भी सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं। दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, हम ये नहीं कह रहे हैं, बाधा भी उत्पन्न करती हैं
और कभी कभी पास पड़ोस परिवार समाज ये सीखने में सहयोग भी प्रदान करता है। तो आइए परिपक्वता, परिपक्वता देखिए बच्चा, ये परिपक्वता यानी बालक, देखो शिशु, शैशवावस्था ऐसे बोल सकते हैं हम। शैशवावस्था, शैशवा अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था, शैशव बाल्या किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, 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 शैशव बाल्या किशोरा प्रौढ़ा, वृद्धा अवस्था, शैशव बाल्या किशोरा प्रौढ़ा और वृद्धावस्था। इस प्रकार क्या है, परिपक्वता बालक के सीखने में अहम भूमिका, जैसे शैशवावस्था है तो क्या करता है, उतना अच्छा सीख नहीं सकता जितना हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बाल्यावस्था में सीखता है, किशोरावस्था में, और परिपक्वता आते आते वह मिच्योर हो जाता है, वो प्रौढ़ावस्था में पूर्ण रूप से वह सीखने लगता है। लेकिन वृद्धावस्था में जाकर भी वह अनुभव तो बहुत तगड़ा हो गया, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य आप जाने, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब के चलते वृद्धावस्था में भी वह बहुत कम सीख पाता है। तो इसकी स्टेप हैं कि इन अवस्थाओं में भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि किस अवस्था में वो कितना अच्छा सीख सकता है। फिर लिंग है, जैसे लिंग, लिंग है स्त्री, या फिर ऐसे लिख सकते हैं महिला पुरुष, महिला और पुरुष, महिला और पुरुष। तो देखिए हर कार्य अलग अलग है। जैसे महिलाओं का सामर्थ्य जो होता है, सामर्थ्य, जो सामर्थ्य है वो कम होता है। क्या होता है, कम कार्य करने का, पुरुष में अधिक। जो सामर्थ्य पुरुष में अधिक होता है, महिलाओं में कम होता है। लेकिन जो तार्किक क्षमता है, जो क्या है, उनकी बौद्धिक क्षमता, वो महिलाओं में यदि अधिक होता है, पुरुषों में कम होता है। कभी कभी होता है कार्य, यानी कार्य क्षेत्र अलग होता है। महिलाएं अपने कार्य को अच्छे से सीख लेती हैं, पुरुष अपने कार्य को अच्छे से सीखते हैं। जैसे खाना बनाना महिलाएं एक ही बार देखती हैं, बच्चियां और सीख जाती हैं, पुरुषों में उसे सीखने में टाइम लगता है। लेकिन जो पुरुष के कार्य हैं, जैसे बाहर निकल कर कार्य करना, समाज का कार्य करना और फैक्ट्री का कार्य करना, तो ये पुरुष अधिक जल्दी सीख पाते हैं, महिलाएं देर में सीखती हैं। और आर्थिक परिस्थितियां भी सीखने में, यानी सीखने के मुख्य कारक हैं, क्योंकि यदि आर्थिक तंगी है तो बालक सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं पाता। तो ये रहे आपके सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, वातावरण, परिपक्वता, लिंग, आर्थिक स्थिति। तो बच्चों आगे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।